हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज का हमारा लेक्चर, पिछले लेक्चर में मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो प्योर रोलिंग, हम रोलिंग, प्योर रोलिंग, इम्प्योर रोलिंग, ये बातें हम समझने की कोशिश कर रहे थे पिछली क्लास में। तो एक टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था आपको, जिसमें सेंटर को वेलोसिटी दी थी, ट्रांसलेशन मोशन दिया था और पूछा था कितने देर के बाद वो प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा तो क्या वेलोसिटी होगी। उसी टाइप का ये दूसरा सवाल है। इसमें ये डिस्क है एम मास आर रेडियस की, और इसको ओमेगा नॉट वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है, और ग्राउंड रफ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। तो पूछा गया है कि कुछ टी टाइम के बाद इसकी कुछ वी हो जाएगी और कुछ ओमेगा हो जाएगी। तो कितनी वी और कितने मतलब जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा तो पहले तो कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा तब ओमेगा कितनी होगी। शुरुआत में ओमेगा नॉट है, और शुरुआत में कोई ट्रांसलेशनल वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन राइट साइड को लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा नॉट जो दिए इस पॉइंट, ये पॉइंट लेफ्ट को खिसकेगा, तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन राइट साइड को लगेगा। उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन मिलेगा म्यू जी, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा होगा। तो एसीएम जो मिलेगा सेंटर ऑफ मास को, वो मिलेगा म्यू जी। सिंपल न्यूटन्स लॉ कि म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो वी एट टाइम टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा, तो 0 प्लस म्यू जी टी। दूसरी बात, जो अल्फा मिलेगा, जो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, अल्फा विल बी इक्वल टू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस सेंटर के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क देखेगा म्यू एम जी आर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से देखेंगे तो 2 म्यू जी अपॉन आर, ये हमारे अल्फा की वैल्यू है। और ओमेगा ऐसा है तो अल्फा इसके जस्ट उल्टा है, तो अल्फा इसलिए नेगेटिव साइन का लिया है, ओमेगा के उल्ट अपोजिट साइन में। कुछ टी टाइम के बाद ओमेगा अगर ऐसा हो चुका है तो ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, और अल्फा है -2 म्यू जी बाई आर। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी देन वी विल बी इक्वल टू ओमेगा आर। जब तक ओमेगा आर बड़ा है वी से तब तक इम्प्योर रोलिंग होगी। जैसे ही वी इजिकल टू ओमेगा आर हो गया, बॉडी प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगी। तो ये इक्वेट किया मैंने, वी इजिकल टू ओमेगा आर, तो वी की जगह म्यू जी टी, टी टाइम पे जो वेलोसिटी है, ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट -2 म्यू जी बाई आर इंटू टी इंटू आर, तो वी इजिकल टू ओमेगा आर। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो ये टाइम आ जा रहा है ओमेगा नॉट आर अपॉन 3 म्यू जी। मतलब इतने टाइम के बाद ये बॉडी प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगी, और एक बार प्योर रोलिंग स्टार्ट की तो उसके बाद फिर प्योर रोलिंग ही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि फिर उसके बाद इम्प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं होगी। जब तक कि बाहर से कुछ और फोर्स वगैरह नहीं लगाते हम, वो प्योर रोलिंग ही करता रहेगा। तो इतने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, और कितनी ओमेगा होगी जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, तो ये टी की जगह ओमेगा नॉट आर अपॉन 3 म्यू जी पुट कर देंगे, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट -2 ओमेगा नॉट बाई 3 विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 3। मतलब जब प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा तब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट बाई 3 के बराबर हो चुकी होगी। ठीक है। नाउ दूसरा क्वेश्चन था, ये था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन, ये भी मैंने होमवर्क दिया था। एक रॉड है, ये सीपीएस का एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन नंबर 9 था। एक रॉड है एम मास एल लेंथ की, ये यहाँ पर हिंज्ड है। एक दूसरा पार्टिकल आता है सेम एम मास का, यू वेलोसिटी से आगे 3l/4 दूरी पे टकराता है, और टक्कर होने के बाद ये इससे चिपक जाता है। तो पूछा है व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर कोलिशन। तो एल इनिशियल, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिशन शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिशन अबाउट हिंज। हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज बिफोर कोलिशन, रॉड का तो 0 है, केवल इस वाले पार्टिकल का है, विच इज एम यू इंटू 3l/4। दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम विच विल बी ml²/3 प्लस ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, टोटल सिस्टम का आई ओमेगा लिखना पड़ेगा। तो उसमें रॉड का आई प्लस ये पार्टिकल का आई, पार्टिकल यहाँ से 3l/4 दूरी पे है, तो ml²/3 प्लस m इंटू 9l²/16 इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर से अगर देखेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो ओमेगा की वैल्यू निकल के आ रही है 36u अपॉन 43l आफ्टर कोलिशन। ये एंगुलर वेलोसिटी उसने गेन की होगी हमारे रॉड ने। रॉड से वो पार्टिकल भी चिपक चुका है। नाउ चलिए, तो पिछली क्लास में हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे
हमने स्टार्ट किया था रोलिंग को समझना। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम रोलिंग को समझना स्टार्ट कर रहे थे और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए थे। उसी में आज हॉरिजॉन्टल सरफेस में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में ये किया था हमने कि वेलोसिटी दे के छोड़ दिया था। आज हम क्या करेंगे देखेंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे बॉडी पे। तो इमेजिन करिए एक इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ये हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, ये हॉलो सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है। ये 4 टाइप की ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं। नाउ फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब ये जैसे मैं यहां पर लेता हूं फॉर एग्जांपल, फिलहाल ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर है एम मास आर रेडियस का। सॉलिड सिलेंडर है ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। नाउ इस पे फॉर एग्जाम्पल मैं फोर्स कुछ लगाना स्टार्ट करता हूं। अब फोर्स अलग अलग पॉइंट पे लग सकती है, जैसे सेंटर पे लग सकती है, टॉप पॉइंट पे लग सकती है, अलग अलग जगह फोर्स अप्लाई की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं सेंटर पे, तो ये एफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एफ सेंटर पे लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहां कुछ फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, अगर ये स्मूथ है, तो फिर ये एफ की वजह से इसको ट्रांसलेशन मोशन मिलेगा। एफ की वजह से इसको ट्रांसलेशन मोशन मिलने लगेगा और इसमें कुछ एक्सलेशन आ जाएगा, एसीएम आ जाएगा। और एसीएम आने की वजह से हर पार्टिकल एक्सलेट करने लगेगा पूरी बॉडी का साथ में, क्योंकि रिजिड बॉडी है। नाउ तो ये वाला पॉइंट भी राइट साइड को खिसकने लगेगा, ये जो सिलेंडर का ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो सिलेंडर का बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये राइट साइड को खिसकना चाहता है। तो जमीन के द्वारा इस पर फ्रिक्शन लेफ्ट साइड को लगने की कोशिश करेगा, अगर फ्रिक्शन होगा तो। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, तब तो वो जो मोशन करना होगा वो करेगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड so that this object can do pure rolling। कितने फ्रिक्शन की जरूरत है कि ये बॉडी प्योर रोलिंग कर सके। अच्छा, फिलहाल अगर फ्रिक्शन नहीं है, इफ दिस इज स्मूथ, इफ म्यू इज 0, तो क्या होगा? तो इसके सेंटर को एक्सलेशन मिलेगा एसीएम, जो कि मिलेगा एफ बाई एम। सिंपल न्यूटन्स लॉ, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन्स लॉ फॉर ट्रांसलेशन लिखूंगा तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम हो जाएगा। तो एसीएम की वैल्यू जो होगी वो एफ बाई एम होगी। इतना एक्सलेशन मिलेगा सेंटर ऑफ मास को। नाउ इस केस में जो अल्फा मिलेगा वो 0 मिलेगा। क्यों अल्फा क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि ये फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही लग रही है। अगर सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स अप्लाई हो रही है तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखूंगा मैं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस फोर्स का कोई टॉर्क नहीं है। तो इसलिए कोई फोर्स तो लग नहीं रही है इसके अलावा, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है फोर्स का, तो टॉर्क 0 है तो अल्फा भी 0 होगा। तो बॉडी में ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये बॉडी जो करेगी वो करेगी प्योर ट्रांसलेशन मोशन। नाउ इसी ऑब्जेक्ट पर फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट है, हमारी सॉलिड सिलेंडर है यही। फिर से सरफेस फॉर एग्जांपल फिलहाल स्मूथ है, मतलब ये ग्राउंड हमारा स्मूथ है और इस पे फोर्स लगती है, लेकिन फोर्स लगती है इस बार बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे। जो एफ लग रही है वो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रही है। जो एफ फोर्स लग रही है इट इज एक्टिंग एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लग रही है, इस बार अगर आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे तो ये फोर्स का टॉर्क है। फ्रिक्शन तो खैर नहीं लग सकता। नाउ न्यूटन्स लॉ ट्रांसलेशन का लगाऊंगा तो F विल बी इक्वल टू m इंटू ACM। तो सेंटर ऑफ मास को एक्सलेशन तो मिलेगा ट्रांसलेशन, और ACM जो मिलेगा वो अभी भी उतना ही मिलेगा जितना पहले मिल रहा था, विच इज F बाई एम। लेकिन पिछली बार से इस बार अंतर है। पिछली बार जो फोर्स लग रही थी वो बिल्कुल सेंटर पे लग रही थी, इस बार जो फोर्स लग रही है वो सेंटर के अलावा किसी दूसरे पॉइंट पे लग रही है। तो इस बार अगर देखेंगे आप सेंटर पर बैठ कर देखेंगे तो आपको टॉर्क नजर आएगा, टॉर्क नजर आएगा इस कैपिटल F का। फ्रिक्शन तो फिलहाल नहीं है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो हम टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा वाली इक्वेशन लिखेंगे तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी एफ आर, आई की वैल्यू हो गई सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। तो यहां पर देखेंगे तो इस बार एल्फा की वैल्यू है
2F अपॉन MR। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ACM की वैल्यू भी है, मतलब ACM भी है और अल्फा भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट हैं इस बार। मतलब अगर ये कंडीशन में देखेंगे तो अल्फा भी प्रेजेंट है और ACM भी प्रेजेंट है। ज़रा ध्यान से देखेंगे कि अल्फा बड़ा है या अल्फा आर बड़ा है या ACM बड़ा है। मतलब ये वाले पॉइंट को अगर देखेंगे तो इस वाले पॉइंट में ACM राइट साइड को होगा और अल्फा आर लेफ्ट साइड को होगा। तो अल्फा आर की वैल्यू 2F/m है और ACM की वैल्यू F/m है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2F/m ज़्यादा बड़ा है F/m से, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो लेफ्ट को खिसकने की टेंडेंसी रखेगा। तो यहाँ फ्रिक्शन अगर पैदा होगा तो वो राइट की तरफ को पैदा होगा। फिर से देखिए, यहां पर फ्रिक्शन अगर पैदा होगा तो लेफ्ट की तरफ को पैदा होगा, क्योंकि यहां जो पॉइंट है वो राइट साइड को खिसकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस केस में ये जो कांटेक्ट पॉइंट है वो लेफ्ट को खिसकने की कोशिश कर रहा है। ध्यान देंगे, फोर्स राइट को लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड को लग रही है, सेंटर ऑफ मास राइट साइड को जाएगा, लेकिन ये पॉइंट लेफ्ट साइड को जाने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि अल्फा आर की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है ACM के मुकाबले। इसलिए यहां अगर फ्रिक्शन पैदा हुआ तो फिर वो राइट साइड को पैदा होगा। सबसे पहली बात ये समझिए। नाउ ये मैंने जो किया अभी, ये तब था व्हेन देयर वाज नो फ्रिक्शन, मतलब स्मूथ सरफेस थी। इस वाले केस में प्योर ट्रांसलेशन होगा, इस वाले केस में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होगा, जो कि मतलब रोलिंग होगी और इम्प्योर रोलिंग होगी, क्योंकि ACM अल्फा आर के बराबर नहीं है फिलहाल। इम्प्योर रोलिंग होगी एक तरीके से। नाउ सवाल क्या है? सवाल यह है कि इस वाले केस में पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड सो दैट दिस ऑब्जेक्ट कैन डू प्योर रोलिंग, कि अगर फ्रिक्शन है तो कितने फ्रिक्शन की जरूरत है कि ये प्योर रोलिंग कर सके ना। उस केस में देखेंगे ये इक्वेशन मैंने तब लिखी थी जब फ्रिक्शन नहीं था, लेकिन अब इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाएंगी, क्योंकि अब फ्रिक्शन अगर है और फ्रिक्शन अगर लेफ्ट साइड को लगा तो मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू पता लगानी है कि ये प्योर रोलिंग कर सके। देखिए फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच स्लिपिंग ना हो। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिपिंग अगर नहीं करनी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिपिंग नहीं करने के लिए रोलिंग, प्योर रोलिंग होना जरूरी है। मतलब एक तरीके से फ्रिक्शन चाहेगा कि प्योर रोलिंग हो, फ्रिक्शन चाहेगा कि बॉडी जो है वो प्योर रोलिंग करे। तो अगर फ्रिक्शन नहीं था तो ये प्योर ट्रांसलेशन कर रहा था और ये रगड़ खा रहा था यहाँ पे। लेकिन हमें पता लगाना है कि कितना फ्रिक्शन लगे कि प्योर रोलिंग हो सके। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड सो दैट दिस ऑब्जेक्ट कैन डू प्योर रोलिंग। तो ज़रा ये फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करें। तो इसके लिए फिर से जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए ACM शुड बी इक्वल टू अल्फा आर। ये ACM शुड बी इक्वल टू अल्फा आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही प्योर रोलिंग हो पाएगी। नाउ ACM निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ACM निकालेंगे तो ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ हो जाएगा कैपिटल F माइनस स्मॉल f विल बी इक्वल टू m इंटू ACM। अल्फा निकालेंगे तो वो रोटेशन का न्यूटन्स लॉ F इंटू आर शुड बी इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। नाउ यहां पर से यहां पुट करेंगे तो ACM की जगह लिख सकते हैं कैपिटल F माइनस स्मॉल f अपॉन m। अल्फा आर की जगह पुट कर सकते हैं 2F अपॉन m। तो यहां से देखेंगे तो m से m कटेगा तो आएगा कैपिटल F इज इक्वल टू 3F। सो स्मॉल f इज इक्वल टू F बाई 3। तो स्मॉल f का मतलब है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो यहाँ रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है F बाई 3। मतलब अगर सेंटर पे आप फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल F, तो एटलीस्ट जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो F/3 के बराबर होना चाहिए। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन F/3 से बड़ा हुआ तो फिर ये प्योर रोलिंग करेगा। इफ FL which is mu mg, if it is greater than equal to F/3 then the object will do pure rolling। मतलब mu should be greater than equal to F/3 mg। मतलब mu अगर इससे बड़ा हुआ तो फिर ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करेगा। नाउ ये वाले केस में अगर देखें तो इस वाले केस में भी हमें फिर से वही चीज पता लगानी कि कितना फ्रिक्शन। मान लेते हैं फ्रिक्शन लेफ्ट साइड को है, मान लेते हैं फ्रिक्शन इज टूवर्ड्स लेफ्ट, फ्रिक्शन इज एक्टिंग टूवर्ड लेफ्ट। वैसे मुझे पता है कि इस केस में फ्रिक्शन राइट साइड को लगेगा,
वो हमने निकाला था, लेकिन खैर अगर वो हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल मान लेता हूं फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ को लग रहा है। अब इस बार जो कैपिटल एफ लग रहा है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है, तो मुझे इस एफ की वैल्यू पता करनी है कि कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए कि ये बॉडी प्योर रोलिंग कर सके। तो फिर से प्योर रोलिंग कितनी हो सकती है, प्योर रोलिंग होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है कि एसीएम शुड बी इक्वल टू अल्फा आर। तो एसीएम अगर निकालूं मैं तो एसीएम हो जाएगा कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ शुड बी इक्वल टू एम इंटू एसीएम। ये कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, ये मैंने क्या लगाया, ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ। इस बार रोटेशन का न्यूटन्स लॉ। पिछली बार अगर देखें तो सेंटर के अबाउट देख रहे थे तो केवल फ्रिक्शन का टॉर्क था। इस बार सेंटर के अबाउट कैपिटल एफ का भी टॉर्क है और स्मॉल एफ का भी टॉर्क है, और दोनों टॉर्क अगर देखेंगे तो सेम सेंस में है। तो ये हो जाएगा एफ आर प्लस एफ आर, एफ आर प्लस एफ आर शुड बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। नाउ एसीएम शुड बी इक्वल टू अल्फा आर, तो एसीएम की जगह हो गया कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ अपॉन एम, दिस शुड बी इक्वल टू अल्फा आर। तो अल्फा आर की वैल्यू हो जाएगी 2 कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ अपॉन एम, हाँ एम, क्योंकि ये एक आर कटा, हाँ तो यहाँ से एम से एम कटा, तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 2f प्लस 2 स्मॉल एफ, एक तरफ लाएंगे तो माइनस एफ इज इक्वल टू 3f। सो एफ की वैल्यू आ रही है माइनस एफ बाई 3। यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है, ज़रा इस बात को ध्यान से देखिए। ये माइनस साइन बता रहा है कि फ्रिक्शन लेफ्ट को न लग के राइट की तरफ को लगेगा, और अगर f/3 से ज़्यादा हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन तो फिर ये बॉडी हमारी प्योर रोलिंग कर पाएगी। मतलब म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू f/3 फॉर दिस ऑब्जेक्ट टू डू प्योर रोलिंग। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन f/3 से बड़ा होना चाहिए। ज़रा अंतर देखिए दोनों केसेस में। इस वाले केस में फ्रिक्शन लेफ्ट को लगा और इस वाले केस में फ्रिक्शन राइट साइड को लगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? नाउ तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया जिसमें मैं ये जो था हमारा एक सॉलिड सिलेंडर था, और सॉलिड सिलेंडर पर फोर्स लगा रहे थे हम अलग अलग पॉइंट पे, और उसके बेस पे पूछा गया था कि कितने फ्रिक्शन की ज़रूरत है कि वो प्योर रोलिंग कर सके। अब इसी में सॉलिड सिलेंडर में जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कैपिटल एफ हॉरिजॉन्टल सेंटर से कितनी दूरी पे लगानी चाहिए कि बिना फ्रिक्शन के प्योर रोलिंग हो सके। ये कैपिटल एफ लग रही है फॉर एग्जांपल यहाँ से x दूरी पे, ये m मास r रेडियस का सिलेंडर है, m मास r रेडियस का सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। तो हमें बताना है कि ये कैपिटल एफ कितनी दूरी पे लगनी चाहिए कि ये प्योर रोलिंग हो सके, कि ये प्योर रोलिंग कर सके। तो ये सरफेस फिलहाल स्मूथ है, मतलब बिना फ्रिक्शन के प्योर रोलिंग कर सके। तो बिना फ्रिक्शन के प्योर रोलिंग अगर करनी है तो इसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि एसीएम शुड बी इक्वल टू अल्फा आर। तो ये तो अभी भी सेटिस्फाई होनी पड़ेगी। तो ये अगर देखें तो एसीएम की वैल्यू अभी हो जाएगी एफ अपॉन एम, क्योंकि केवल एक ही एक्सटर्नल फोर्स है कैपिटल एफ, फ्रिक्शन तो है नहीं। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी एफ इंटू एक्स अपॉन एम आर स्क्वायर बाई 2 दैट इंटू आर। एम से एम कैंसिल हुआ, एफ से एम कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ, तो एक्स की वैल्यू आ गई आर बाई 2। मतलब यहाँ से आर बाई 2 ऊपर अगर आप कैपिटल एफ अप्लाई करेंगे, सेंटर से आर बाई 2 ऊपर अगर कैपिटल एफ अप्लाई करेंगे सॉलिड सिलेंडर पे, तो बिना फ्रिक्शन के भी प्योर रोलिंग हो सकती है, बिना फ्रिक्शन के ये प्योर रोलिंग करेगा। नाउ तो अब यही चीज आपको फाइंड करनी है हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में, तीनों में मुझे बताएंगे। मतलब जैसे हॉलो सिलेंडर है तो कितनी दूरी पे कैपिटल एफ अप्लाई करनी चाहिए, सेंटर से कितनी दूरी पे कैपिटल एफ अप्लाई करनी चाहिए कि वो बिना फ्रिक्शन के प्योर रोलिंग कर सके, प्योर रोलिंग हो बिना फ्रिक्शन के। दूसरा सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर अगर है, ये अगर हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर पे भी कितनी दूरी पे एफ लगनी चाहिए कि वो प्योर रोलिंग कर सके बिना फ्रिक्शन के, तीसरा सॉलिड स्फीयर पे कितनी दूरी पे लगनी चाहिए कैपिटल एफ कि वो प्योर रोलिंग कर सके बिना फ्रिक्शन के। तो बेटा ये चारों केसेस मुझे बताएंगे, चारों रिजल्ट मुझे बताएंगे कि क्या वैल्यूज निकल के आ रही हैं एक्स की इन ये इसके लिए तो निकाल दिया मैंने सॉलिड सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, इन
तीनों का बताएंगे मुझे सेंटर से कितनी दूरी पे कैपिटल एफ लगनी चाहिए कि बिना फ्रिक्शन के प्योर रोलिंग हो सके। ध्यान देंगे, प्योर रोलिंग होने के लिए बार बार आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि ACM शुड बी इक्वल टू अल्फा आर, तभी प्योर रोलिंग हो पाएगी। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन इसमें जो है, अगली ये होमवर्क है, ये करके मुझे भेजिए प्लीज। हाँ, अगला क्वेश्चन जो इसमें है वो है कि जैसे सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो मुझे बताइए ज़रा, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे मैं कैपिटल एफ लगा रहा हूँ, ये एम मास आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर है, तो इसके सेंटर पे मैंने कैपिटल एफ लगाई, तो मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड सो दैट इट कैन डू प्योर रोलिंग। तो फ्रिक्शन कितने फ्रिक्शन किस तरफ लगना चाहिए और कितना लगना चाहिए कि ये प्योर रोलिंग कर सके। इस टाइप का क्वेश्चन अभी अभी मैंने करवाया आपको, वो लेकिन सॉलिड सिलेंडर ना होके सॉलिड स्फीयर ना होके सॉलिड सिलेंडर था। इस बार बस अंतर यह है सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर है। तो देखें जरा क्या आंसर निकल के आता है कि फ्रिक्शन कितना और किस तरफ। इसी में दूसरा क्वेश्चन है हॉलो स्फीयर, इस बार हॉलो स्फीयर के टॉप पे मैं लगा रहा हूं कैपिटल एफ। अब बताइए कि फ्रिक्शन कितना लगेगा और किस तरफ लगेगा ताकि ये प्योर रोलिंग कर सके। तो ये दो क्वेश्चन और होमवर्क हैं। ये हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के टॉप पे कैपिटल एफ लग रही है अगर, तो कितनी फ्रिक्शन और किस तरफ लगेगा फ्रिक्शन कि ये प्योर रोलिंग कर सके, ये आपको बताना है। तो ये वो पहले के 3 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन, ये होमवर्क हैं। ठीक है, नाउ अगला है, ये जो भी हमने अभी तक बात करी, ये हमने बात करी रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगला है रोलिंग ऑन अ इंक्लाइन सरफेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस पे रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस। तो ये हमारी इंक्लाइंड सरफेस है सच दैट हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे ये सरफेस इंक्लाइंड है, और इस इंक्लाइंड सरफेस पे ये हमारी सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये इस तरीके से ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखी हुई है इस इंक्लाइंड सरफेस पे। तो यहां पर हमें बताना है कि अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, अगर ये स्मूथ है, पहली बात फॉर एग्जांपल अगर ये स्मूथ है और आपने ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट का मास m है, रेडियस r है और रेडियस ऑफ जायरेशन k है। रेडियस ऑफ जायरेशन इस बार ले रहे हैं k, जैसे हॉलो सिलेंडर का रेडियस ऑफ जायरेशन r के बराबर होगा, सॉलिड सिलेंडर का r/√2 होगा, और हॉलो स्फीयर का r√2/√3 होगा, सॉलिड स्फीयर का r√2/√5 होगा रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अलग अलग सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हो सकती है, तो सबके लिए हम सेम डेरिवेशन करें, इसलिए मैंने रेडियस ऑफ जायरेशन k मान लिया। ठीक हो गया। नाउ ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर स्मूथ सरफेस पे रख के मैंने छोड़ दिया तो ये कैसा मोशन करेगा, तो उस केस में यहां फ्रिक्शन तो लग नहीं सकता, यहां नॉर्मल लगेगा और यहां ग्रेविटी लगेगी। अब ग्रेविटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक नॉर्मल डायरेक्शन में, एक पैरेलल टू सरफेस। अगर आप देखेंगे तो ये डाउन द इंक्लाइन होगा mg साइन थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा होगा, ये mg कॉस थीटा होगा, और नॉर्मल तो इसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, नॉर्मल विल बैलेंस mg कॉस थीटा, तो नॉर्मल की वैल्यू mg कॉस थीटा के बराबर होगी, और ये जो डाउन द इंक्लाइन फोर्स लग रही है mg की, वो लगेगी mg साइन थीटा। तो ये mg साइन थीटा जो है, ये अगर आप देखें तो ये एक्सलेशन कॉज करेगा सेंटर ऑफ मास का, और सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन कॉज करेगा तो ACM कॉज करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास पर बैठकर आप देखेंगे तो कोई भी टॉर्क नहीं है, इसलिए इस केस में अल्फा विल बी 0 बट ACM विल बी इक्वल टू g साइन थीटा, सिंपली mg साइन थीटा अपॉन m। तो फिर अगर ये स्मूथ हुआ तो फिर ये प्योर ट्रांसलेशन करेगा। इन दैट केस अगर आपने छोड़ दिया स्मूथ सरफेस पे तो इट विल डू प्योर ट्रांसलेशन। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो अगर स्मूथ होगा तो प्योर ट्रांसलेशन करेगा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन है कि ये रफ इंक्लाइन है, मतलब अगर स्मूथ होगा तो ये स्लिपिंग करेगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर ये रफ इंक्लाइन है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है यहाँ, तो कितने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है कि ये प्योर रोलिंग कर सके। पहली बात, बिना फ्रिक्शन के ये पॉइंट नीचे खिसकना चाहता है तो फ्रिक्शन पक्का ऊपर की तरफ को लगेगा। तो मुझसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड सो दैट दिस ऑब्जेक्ट कैन डू प्योर रोलिंग, कि कितने फ्रिक्शन की जरूरत है कि ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर सके।
तो एफ की वैल्यू पूछी जा रही है। नाउ इस बार देखेंगे तो इस बार ये सही नहीं है, मतलब इस बार अल्फा 0 और एसीएम जी साइन थीटा नहीं होगा, एसीएम नीचे की तरफ को होगा और अल्फा ऐसे करके होगा, ठीक है। तो एसीएम की वैल्यू अगर मैं निकालूं, एसीएम की वैल्यू, तो उसके लिए एम जी साइन थीटा और एफ ये दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ विल बी इक्वल टू एम इंटू ए सी एम। तो ये हो जाएगा ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ से ए सी एम की वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम, ये आ जाएगी ए सी एम की वैल्यू। नाउ दूसरी बात अल्फा, तो अल्फा निकालने के लिए देखेंगे अगर, तो अल्फा अगर कैलकुलेट करना है हमको तो उसके लिए रोटेशन का न्यूटन्स लॉ लिखना पड़ेगा, टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क जो सेंटर के अबाउट देखेंगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क है वो एफ इंटू आर, और आई की वैल्यू है एम के स्क्वायर दिस इंटू अल्फा। तो यहां पर से देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ रही है एफ आर अपॉन एम के स्क्वायर, तो अल्फा आर की वैल्यू हो जाएगी एफ आर स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। नाउ अगर बॉडी को प्योर रोलिंग करनी है तो ये वाले कांटेक्ट पॉइंट, जो ये इंक्लाइन के साथ कांटेक्ट पॉइंट है, इसमें स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, और इसमें स्लिपिंग नहीं होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एसीएम शुड बी इक्वल टू अल्फा आर। तो एसीएम की वैल्यू हो गई जी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम शुड बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। तो यहाँ पर से देखेंगे अगर तो एक तरफ ले जाएंगे तो आप एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो इतने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी अगर इसको प्योर रोलिंग करनी है, अगर इसको प्योर रोलिंग करनी है तो इतना फ्रिक्शन लगना पड़ेगा ऊपर की तरफ को, एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, इतना फ्रिक्शन ऊपर की तरफ को लगना पड़ेगा। नाउ दूसरी बात, अगर इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर इससे ज़्यादा बड़ा हुआ तो ये प्योर रोलिंग कर सकता है। मतलब इफ एफ एल विच इज म्यू एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, अगर देखेंगे नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर है, तो म्यू एम जी कॉस थीटा दिस शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी कॉस थीटा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू this should be greater than equal to mg sin theta upon 1 plus r square by k square। mg से mg कटा तो यहाँ पर से ये वैल्यू आ जाएगी म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। मतलब म्यू इससे बड़ा होना चाहिए, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो इससे बड़ा होना चाहिए, tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। अगर इससे बड़ा हुआ फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ, तो फिर ये प्योर रोलिंग करेगा, ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करेगा। अगर म्यू इससे कम हुआ तो प्योर रोलिंग नहीं करेगा। नाउ दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन कितना होगा अगर प्योर रोलिंग होगी, तो वो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, तो वहाँ से एसीएम निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एसीएम निकालने के लिए यहाँ अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम विच इज जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एसीएम 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर अगर कॉमन हुआ, और इसमें से जी साइन थीटा भी कॉमन हुआ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से एसीएम की जो वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये न्यूमरेटर में था आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो इसको पूरा न्यूमरेटर में लेकर आऊँगा अगर मैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा एसीएम शुड बी इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए कैसे किया मैंने, ये क्या किया, मतलब ये टर्म मान लेता हूँ y है, ये वाला टर्म मान लेता हूँ y है। y क्या है, y इज आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो इसको डिनोमिनेटर में लाया तो एसीएम हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन वाई, मतलब ये 1 बन गया 1 अपॉन वाई, और ये y की जगह आ जाएगा ये, तो y की जगह आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर डालूंगा तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया बेटा कि एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। तो रफ इंक्लाइन प्लेन पे जो सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन की वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है जी साइन थीटा
थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इफ द बॉडी इज डूइंग प्योर रोलिंग। अगर हमारी ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रही है ऑन अ रफ इंक्लाइन सरफेस, इफ देर इज इनफ फ्रिक्शन, इफ देर इज इनफ फ्रिक्शन, अगर इनफ फ्रिक्शन है, इफ देर इज इनफ फ्रिक्शन, इनफ मतलब स्लिपिंग को रोकने के लिए, इफ देर इज इनफ फ्रिक्शन, तो बॉडी, अगर बॉडी के अंदर इनफ फ्रिक्शन है, सॉरी सरफेस के का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अगर वो इनफ है, तो फिर उस केस में बॉडी इंक्लाइन सरफेस पे प्योर रोलिंग करेगी। मतलब इससे ये म्यू की वैल्यू अगर इससे ज़्यादा है तो बॉडी प्योर रोलिंग करेगी, और अगर प्योर रोलिंग करेगी तो एक्सलेशन की वैल्यू कितनी होगी। ये रट्टा मारना है बेटा, एटलीस्ट ये वाला फॉर्मूला तो रट्टा मारना है कि रफ इंक्लाइन सरफेस पे प्योर रोलिंग अगर कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो कितना उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन होगा। तो वो निकल के आ रहा है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बाय हार्ट याद रखना है ये वाला कंसेप्ट जो है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अलग अलग बॉडीज लूं मैं यहां पर, तो हर किसी का के अपॉन आर का रेशियो अलग अलग होगा। तो जैसे एसीएम अगर मैं निकालूं, मतलब 4 बॉडीज हमारी, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर अगर देखेंगे, तो अगर फॉर एग्जांपल ये चारों के चारों प्योर रोलिंग कर रहे हैं, मतलब अगर इनफ फ्रिक्शन है चारों को प्योर रोलिंग कराने के लिए, तो फिर उनका एक्सलेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का। तो इस केस में देखेंगे अगर, तो इस केस में एसीएम की वैल्यू निकल के आएगी हॉलो सिलेंडर के लिए के जो होता है वो आर के बराबर होता है, तो के अपॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उस केस में एसीएम निकल के आ रहा है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1, मतलब 0.5 जी साइन थीटा, ये निकल के आ रही है के की वैल्यू, मतलब 1/1 मतलब 2 हो जाएगा। तो ये एसीएम जो ये निकल के आ रहा है इसके लिए, एसीएम वो निकल के आ रहा है जी साइन थीटा अपॉन 2, मतलब ये है 0.5 जी साइन थीटा। सॉलिड सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर होता है mr स्क्वायर बाई 2, तो उसका रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा r बाई रूट 2, मतलब उसके k अपॉन r की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगी। तो एसीएम की वैल्यू हो जाएगी जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 का मतलब हो जाएगा 0.67 जी साइन थीटा। तो 0.67 जी साइन थीटा ये हमारे सॉलिड सिलेंडर का। अगला हॉलो स्फीयर का अगर मैं एसीएम निकालना चाहूँ, तो ये एसीएम निकल के आएगा, उसके लिए के की वैल्यू होती है r रूट 2 बाई रूट 3, मतलब 2/3 mr स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा 2/3, तो ये आ जाएगा अपॉन 1 प्लस 2/3, तो ये आ जाएगा 3/5, 3/5 होता है 0.6 जी साइन थीटा। तो हॉलो सिलेंडर का आ रहा है 0.6 जी साइन थीटा। अगला है हॉलो स्फीयर का। अगला है सॉलिड स्फीयर का सेंटर के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, तो उसके के की वैल्यू होती है r रूट 2 बाई रूट 5, तो ये एसीएम की वैल्यू हो जाएगी जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर विच इज 2/5, तो ये आ जाएगा 5/7, 5/7 का मतलब हो गया करीब करीब 0.71 जी साइन थीटा, मतलब 5/7 मतलब 0.71 के अराउंड। हाँ, तो अगर ये चारों बॉडीज को देखेंगे, तो ये चारों बॉडीज में अगर देखें तो सबसे ज्यादा एक्सलेशन जो है सॉलिड स्फीयर का सॉरी, और फिर दूसरे नंबर पे है एक्सलेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर, फिर तीसरे नंबर पे एक्सलेशन ऑफ हॉलो स्फीयर, और चौथे नंबर पे एक्सलेशन ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो ये एक तरीके से सीक्वेंस है, मतलब अगर ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, अगर ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और ये 4 ऑब्जेक्ट्स एक इंक्लाइन पे प्योर रोलिंग कर सकते हैं, इंक्लाइन इतना रफ है कि चारों को प्योर रोलिंग करवा सके, तो अगर ये 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने ऐसे करके फॉर एग्जांपल इस इंक्लाइन पे छोड़ी, ये 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने छोड़ी, ये हॉलो सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर, ये हॉलो स्फीयर और ये सॉलिड स्फीयर। फॉर एग्जांपल ये 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने इस इंक्लाइन पे छोड़ी और ये थीटा एंगल का इंक्लाइन है एंड दिस इज रफ, और ये इनफ रफ है। इनफ रफ होने का मतलब होता है कि इतना रफ है कि हर ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करे। तो ये यहाँ पर से मैंने छोड़ा, तो सबसे पहले कौन
पहुंचेगा नीचे, सेम डिस्टेंस से छोड़ा, मतलब एल ये डिस्टेंस सेम है सबका यहां से, तो सबसे ज्यादा एक्सलेशन जो होगा वो होगा सॉलिड स्फीयर का, तो सॉलिड स्फीयर रेस जीतेगा, इट विल बी नंबर 1। नंबर 2 आएगा ये, कौन, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का 0.67 है, अगर आप देखें वो 0.71 से छोटा है लेकिन बाकियों से बड़ा है। नंबर 3 आएगा ये हॉलो स्फीयर, उसका देखेंगे 0.6 है। और नंबर 4 आएगा, लास्ट जो आएगा रेस में, वो आएगा हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर 4 आएगा एक तरीके से। मतलब इन चारों ऑब्जेक्ट्स में ये याद रखना है बाय हार्ट, ये सीक्वेंस ऑर्डर भी याद रखना है कि किसका मतलब कौन सबसे पहले पहुंच रहा है नीचे, कौन सबसे लेट पहुंच रहा है। ये बल्कि आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। बॉल्स लीजिए, सॉलिड बॉल लीजिए, हॉलो बॉल लीजिए, इंक्लाइन लीजिए, जैसे सिंपल कॉपी भी ले सकते हैं, और वहां पर रख के छोड़िए ज़रा, और दोनों को मतलब जैसे एक ही टाइम पे, एग्जैक्टली सेम टाइम पे स्केल की मदद ले सकते हैं कि स्केल से आपने रोक के रखा है दोनों को, फिर स्केल अचानक से हटा दीजिए, तो दोनों देखेंगे आप नीचे की तरफ को जाएंगे, और कौन पहले नीचे पहुंच रहा है। एक बार इसका एक्सपेरिमेंट खुद घर पे भी कर सकते हैं बॉल्स के साथ। सिलेंडर आप ले सकते हैं, जैसे ये पेन, इस टाइप की पेन अगर हो तो ये भी अच्छा सिलेंडर है। तो सिलेंडर और बॉल में कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन पहले पहुंच रहा है। बस सरफेस रफ होनी चाहिए, इनफ रफ होनी चाहिए, तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको देखना आना चाहिए। नाउ अगर सरफेस इनफ रफ नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वाज रफ बट नॉट इनफ, नॉट इनफ का मतलब कि कोई भी प्योर रोलिंग नहीं कर पाता, उस केस में क्या होता, उस केस में चारों के चारों एग्जैक्टली सेम टाइम पे पहुंचते। क्यों पहुंचते? क्योंकि अगर इनफ रफ है, इनफ रफ नहीं है, इट इज नॉट इनफ रफ, इसका मतलब चारों के चारों इम्प्योर रोलिंग कर रहे हैं। अगर चारों के चारों इम्प्योर रोलिंग करेंगे तो जो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, इट विल बी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि अगर इम्प्योर रोलिंग करना है तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो काइनेटिक लगेगा, और जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा ऊपर लगेगा। तो उस केस में एसीएम की वैल्यू हो जाएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो अगर ये इनफ रफ, अगर ये इनफ रफ नहीं होता, मतलब हर कोई अगर इम्प्योर रोलिंग कर रहा है, तो फिर चारों के चारों एग्जैक्टली सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, ठीक है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव किए हैं, अगली क्लास में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और आज का लेक्चर बेटा खुद डिराइव करिए पूरा का पूरा ये जो इंक्लाइन प्लेन पे है, और जो होमवर्क दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्व करके भेजिए, ठीक है। थैंक यू।